Hi guys, welcome back. So this is the part 2 of our video for ICI mock test paper series 2 for June 2024 एग्जाम. देखिए सीरीज 2 का जो पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट. उसमें हमने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चंस किया था. तो आज सेकेंड पार्ट है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51. A nation's gross domestic product GDP A can be found by summing C plus I plus G plus Xn is the dollar value of the total output produced by citizens regardless of where they are living. C can be found by summing C plus S plus G plus Xn या फिर D is always some amount less than its NDP net domestic product. देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकाले तो हमारा फॉर्मूला यही होता है, राइट. कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. अब कई बच्चे कहते हैं मैम इन्वेस्टमेंट कहाँ था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था हमारे विद. तो देखिए इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात होती है. इन्वेस्टमेंट यानी कि आप कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, विच इज सेम एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 52. Gross investment refers to private investment minus public investment, net investment plus replacement investment, net investment after it has been inflated for changes in price level, या फिर net investment plus net export. हमें पता है कि gross का मतलब होता है net plus depreciation, right? अब देखिए ऑप्शन बी क्या कहता है, net investment plus replacement investment. देखिए डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ओनली. क्योंकि हम डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, ताकि बाद में जब हमें रिप्लेस करना पड़े तो ऑलरेडी हमारे पास एक फिगर हो, राइट. तो उसी के लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं डिप्रिसिएशन में. सो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ होगा नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज योर डेप्रिसिएशन ओनली. क्वेश्चन नंबर 53. द अमाउंट ऑफ आफ्टर टैक्स इनकम received by household is measured by discretionary income, national income, disposable income या फिर personal income. देखिए आंसर इज disposable income, राइट. जो personal income है अगर उससे हम टैक्स घटा दे तो जो रिमेनिंग है वो हमारा disposable income होता है. सो करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following represents the total amount of money the government owes to external creditors and domestic lenders? गवर्नमेंट जो पैसा ओ करता है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का डेट है, राइट. एंड क्योंकि ये गवर्नमेंट का डेट है यानी कि पूरी नेशन का डेट, सो इट विल बी योर नेशनल डेट. क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इन बजटिंग? ए मैक्सिमाइजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, बी स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, बी सी मिनिमाइजिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन या फिर नन ऑफ दीज. देखिए काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि आप बिजनेस साइकिल में जिस फेज में हो ना उस फेज को काउंटर करने के लिए जो पॉलिसी लगाई जाती है वो काउंटर सिक्लिकल होती है. फॉर इंस्टेंस अगर आप रिसेशन फेज में हो तो रिसेशन से निपटने के लिए काउंटर करने के लिए हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाते हैं, राइट. तो इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी. और ये पॉलिसी क्यों लगाई जाती है, ताकि हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकें, जैसे कि रिसेशन में एक्सपेंशन की तरफ मूव करा सके. अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो भी हमें काउंटर सिक्लिकल लगाना पड़ेगा इन्फ्लेशन कम करने के लिए, ठीक है. तो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ये लगाई जाती है. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी. क्वेश्चन नंबर 56. व्हिच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर ससेप्टेबल टू कैपिटल फ्लाइट during times of economic instability? FDI, FPI, both FDI and FPI या neither FDI nor FPI? देखिए कैपिटल फ्लाइट क्या होता है, देश से कैपिटल का बाहर निकल जाना, ठीक है, उसे हम कैपिटल फ्लाइट कहते हैं. अब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के टाइम पे कैपिटल फ्लाइट कहाँ पे पॉसिबल है, FDI में या फिर FPI में? देखिए इट इज मोर पॉसिबल इन FPI, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, फॉरेनर्स जो है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट, किसी कंपनी के शेयर्स में, लेकिन इनका इतना ओनरशिप कंट्रोल नहीं होता और ये वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे होते हैं और ये इजीली कभी भी यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं.
जैसे उनको लगा कि इकोनॉमी नीचे जा रही है तो तुरंत अपना शेयर्स बेच दिया और कैपिटल वापस ले गए अपने देश में, राइट। तो एफपीआई में ये ज्यादा पॉसिबल। अब एफडीआई में आप क्या करते हो, आप रियल एसेट्स में, फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हो एंड लॉन्ग टर्म आपने कमिटमेंट दिया होता है, तो आप इतने इजीली अपना कैपिटल निकाल नहीं पाते, ठीक है। इस स्टेबिलिटी के टाइम में भी आपको यहाँ पे नुकसान भी होना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एफपीआई। क्वेश्चन नंबर 57, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट्स इन केनेशियन थ्योरी रिफर्स टू the unpredictable behavior of financial market, psychological factors influencing economic decisions, government regulations affecting business confidence, या impact of interest rate on investment। देखिए ये मॉक टेस्ट 1 में भी आया था, राइट। एनिमल स्पिरिट्स क्या होता है कि अगर आप इमोशन में आके या इंट्यूशन में आके डिसीजन लेते हो तो उसे हम एनिमल स्पिरिट कहते हैं। देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग आपको रैशनल डिसीजन लेना चाहिए, राइट, लेकिन हमेशा हम रैशनल नहीं लेते, कभी कभार हम इंट्यूशन में या इमोशन में आके लेते। तो ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी को हम एनिमल स्पिरिट कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, मिस्टर अमित, a stock market trader through insider information comes to know that the share price of X Limited is likely to go up in future. So he purchases the shares to make a gain by selling them later at a higher price. It is a case of, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर अमित को पता चला कि एक्स लिमिटेड की जो शेयर्स है ये ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने जल्दी से जल्दी परचेज कर दिया ताकि जब ऊपर जाए ये सेल कर सके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। सो व्हाट इज दिस अ केस ऑफ, मोरल हैजर्ड, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, फ्री राइडिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए दिस इज अ केस ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे परचेजर जो है मिस्टर अमित, राइट, इनको ज्यादा इंफॉर्मेशन है एज कंपेयर टू द सेलर। अगर किसी भी एक पार्टी बायर या सेलर को ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो उसे हम असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे मिस्टर अमित के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो इसलिए ये फायदा ले रहे हैं, राइट। जब शेयर कम है ये तभी खरीद रहे हैं ताकि बाद में जाके ये सेल कर सके। तो सेलर के लिए ये डिसएडवांटेज है, जिसने भी अमित को ये शेयर बेचा, देखिए उसके लिए यहाँ पे अनफेयर हो रहा है, राइट, क्योंकि उसे पूरा इंफॉर्मेशन पता ही नहीं था जो अमित को पता। सो दिस इज अ केस ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, which concept involves a one-shot injection of government expenditure into a depressed economy with the aim of boosting business confidence and encouraging larger private investment? Pump priming, deficit financing, compensatory spending, या फिर public spending। देखिए जो वन शॉट में गवर्नमेंट इंजेक्ट करती है पैसा इकोनॉमी में तो उसे हम पंप प्राइमिंग कहते हैं। देखिए हालांकि ये सारे जो ऑप्शंस है ना, ये सारे इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करते ही है, राइट, लेकिन वन शॉट में जो करता है वो पंप प्राइमिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 60, what will be the value of credit multiplier when the required reserve ratio is 50%? देखिए हमें पता है कि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है it is inversely related to required reserve ratio। तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा 1 divided by reserve ratio, that is 1 divided by 50%, that is 1 divided by 0.5. So this will give you the answer 2. तो हमारा आंसर है 2, ऑप्शन सी। Question number 61. Which of the following measures involve total ban imposed by government on import or export of some or all commodities to a particular country or region for specified or indefinite period? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेजर है जो टोटल बैन लगा देता है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। इंपोर्ट कोटा, देखिए इंपोर्ट कोटा इंपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लगाती है, राइट, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, लेकिन टोटल बैन नहीं लगाती। एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी ड्यूटीज लगा के प्राइस बढ़ा देती है इंपोर्टेड गुड्स की, राइट, लेकिन टोटल बैन नहीं होता। सिमिलरली एस्केलेटेड टैरिफ में भी आप टैक्स इंक्रीज कर देते हो लेकिन टोटल बैन नहीं करते। लेकिन एम्बार्गो में क्या किया जाता है, टोटली बैन किया जाता है सर्टेन कमोडिटीज फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following is not one of the features of nuclear theory
by Paul Krugman. A. Countries which trade in similar goods are natural trade partners. Yes, this is one of the features. B. It is based on labor theory of value. देखिए, this is not one of the features of new trade theory. ये labor theory of value is a feature of Cambridge theory. ठीक है, लेकिन न्यू ट्रेड की नहीं है. So this is our correct option. लेकिन ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं. देखिए, ऑप्शन सी कहता है network effect as means of engaging in international trade. Yes, this is also one of the features of new trade theory, and it focuses more on economies of scale. ये भी correct. So A, C and D are the features of new trade theory, लेकिन B is not a feature. So correct option would be option B. Question number 63. A seller cannot influence market price under perfect competition, monopoly, monopolistic competition या फिर all of the above. देखिए, हमें पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता मार्केट प्राइस. जितनी मार्केट में प्राइस है वही प्राइस उसे लेनी पड़ती है, इसलिए इनको प्राइस टेकर्स भी कहते हैं, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 64. रेलवे इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली या फिर ओलिगोपोली. देखिए, इंडिया में तो एक ही रेलवे कॉर्पोरेशन है, राइट, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन, जो रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो ये सीधा सीधा मोनोपोली हो गया, बिकॉज देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर, सिर्फ एक ही सेलर है. क्वेश्चन नंबर 65. डिमांड कर्व इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन is more elastic as compared to demand curve under monopoly due to huge selling cost, freedom of entry and exit, presence of close substitutes या फिर large number of firms. ठीक है, monopolistic competition में there are presence of close substitutes, right? क्योंकि ये competition है तो यहाँ पे ज़्यादा sellers है तो substitute भी available है, लेकिन monopoly में single seller है तो कोई substitute available नहीं है, इसलिए monopoly inelastic होता है and monopolistic comparatively ज़्यादा elastic होता है. So correct option is option C, presence of close substitutes. Question number 66. Which of the following is a lagging economic indicator? A. Consumer Confidence Index. देखिए, Consumer Confidence Index जो है ये एक leading indicator है, क्योंकि ये हमें consumer कितना confident है about the future of the economy बताती है, right? तो ये फ्यूचर की ही रिगार्डिंग इंडेक्स है, सो इट इज लीडिंग. स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस में भी हमें लोगों की सेंटिमेंट्स पता चलती है कि वो कितने ऑप्टिमिस्टिक है रिगार्डिंग द इकोनॉमी एंड द फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रोडक्शन, राइट. तो ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब इंक्रीज होती है? जब इकोनॉमी खराब हो जाती है, राइट. उसके बाद ले ऑफ स्टार्ट होता है, तो ये इकोनॉमी में चेंज होने के बाद होता है, तो इसलिए ये लैगिंग इंडिकेटर है. न्यू हाउसिंग स्टार्ट्स ये भी लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि न्यू हाउसिंग स्टार्ट्स मतलब फ्यूचर में बहुत ज्यादा हाउसिंग इंक्रीज होने वाली है, हाउसिंग की प्रोडक्शन, राइट. तो ये भी फ्यूचर के बारे में बताती है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. क्वेश्चन नंबर 67. We can say Indian agriculture has become modern since there has been an increase in the use of high-yielding variety of seeds, fertilizers, pesticides, etc. This is correct. There has been noticeable positive change in the attitude of farmers towards new techniques of production. ये भी correct है. Farmers are increasingly resorting to intensive cultivation, multiple cropping, scientific water management. ये भी correct है. और ये तीनों की वजह से एग्रीकल्चर हमारा मॉडर्न हो रहा है. So answer is all the above. Question number 68. The law of consumer surplus is based on indifference curve analysis, revealed preference theory, law of substitution या फिर law of diminishing marginal utility. देखिए, ये क्वेश्चन में मॉक टेस्ट 1 में भी आया था, राइट. हमारा आंसर है the law of diminishing marginal utility. इसमें बेस होता है law of consumer surplus. Question number 69. Which one is a component of profit? A. Dividend. डिविडेंड प्रॉफिट का कंपोनेंट है, क्योंकि प्रॉफिट में से ही डिविडेंड बांटा जाता है शेयर होल्डर्स को. सो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है. प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है, कुछ कंपनी में ही रखा जाता है ताकि वो फ्यूचर में काम आए. सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में से ही हम टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पे करते हैं, राइट. So all of these are the component of profit. So answer is all of these.
Question number 17. The particular level of AD, aggregate demand, which is equal to aggregate supply is called equilibrium demand, effective demand, derived demand या फिर none of these. देखिए जहाँ पे AD and AS equal होते हैं उस level of demand को हम effective demand कहते हैं. So correct option is option B. Question number 71. What is meant by the institutional framework of an economy? The maximum capacity of the economy in production process, the level of investment in human capital, the system of formal laws, regulation and procedures that shape economic activity in the economy, या फिर subsidies and tax concession used to improve employment opportunities in assisted area of the economy. देखिए institutional framework होता है basically क्या system है आपका, the system of laws, regulations and procedures जो आपकी इकोनॉमी को गवर्न करती है उसी को हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कहते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 72. व्हाट आर द इंटरनल कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल? देखिए इंटरनल कॉजेस वो कॉजेस होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर ही पाई जाती है. अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए. फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, ये भी इकोनॉमी का ही कंपोनेंट है, राइट. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इकोनॉमी का ही कंपोनेंट है एंड मनी सप्लाई इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी. So all of these are internal causes of fluctuation of business cycle. So हमारा आंसर होगा all the above. Question number 73. According to Hot trade cycle is a monetary phenomenon, unplanned phenomenon, fiscal phenomenon या फिर all of these. देखिए आंसर is monetary phenomenon. Hot trade का मानना है कि जो मनी सप्लाई में ऊपर नीचे होता है ना उसके वजह से ही ट्रेड साइकिल में भी ऊपर नीचे होता है. So it is a monetary phenomenon. Question number 74. The distinction between selling cost and production cost was made by A. Chamberlain, B. Sweezy, C. Mrs. Joan Robinson या फिर D. none of these. देखिए आंसर is A. Chamberlain. इन्होंने ही डिफरेंशिएट किया था between selling cost and production cost. देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट बेसिकली आपकी जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया. सेलिंग कॉस्ट होता है जो आप सेलिंग के प्रोसेस में लगता है जैसे कि मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एटसेट्रा. ठीक है, तो ये तो कॉस्ट के बीच में डिस्टिंक्शन ले आए थे चैम्बरलिन. क्वेश्चन नंबर 75. एनवेलोप कर्व इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या फिर नन ऑफ दीज. हमें पता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ही हम एनवेलोप कर्व कहते हैं क्योंकि ये वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को समेटते हुए चलता है, राइट. सबको समेटता है, एनवेलोप करता है, तो इसलिए इसे एनवेलोप कर्व कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 76. कलेक्टिवली पीक्स एंड ट्राउज टुगेदर इज नोन एज टर्निंग पॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन या और ड्रॉप. देखिए आंसर इज टर्निंग पॉइंट्स क्योंकि पीक होता है हाईएस्ट पॉइंट एंड ड्रॉप होता है लोएस्ट पॉइंट, राइट. इसके बाद इकोनॉमी पलट जाती है, टर्न करती है. जैसे पीक के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है एंड ड्रॉप के बाद रिकवरी स्टार्ट होती है. सो बेसिकली इकोनॉमी की ये टर्निंग पॉइंट्स है. क्वेश्चन नंबर 77. eNAM is a pan-India electronic trading portal which networks the existing APMC mandis. This is correct with the objective of creating a unified national market for agriculture commodities. ये भी करेक्ट है. देखिए eNAM बेसिकली एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए होता है और ये नेशनल लेवल पे ये पोर्टल है, ठीक है. और जो एग्जिस्टिंग आपकी एपीएमसी मंडीज है इनको भी ये पोर्टल में इंक्लूड किया जाता है. तो हाँ हमारा यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 78. इंडियाज रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज 45, 54, 63 या फिर नन ऑफ दिस. देखिए जो ईज लेटेस्ट हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट है 2020 में जो आया था उसके हिसाब से इंडिया का रैंक है 63. क्वेश्चन नंबर 79. नीति आयोग विल वर्क टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव to evolve a shared vision of national development priorities, sectors, and strategies with the active involvement of states, to foster cooperative federalism, to develop mechanism to formulate credible plans at the village level. तो देखिए ये तीनों ही करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा all the above. Question number 80. SEBI was given statutory recognition in 1985, 1990, 1992 या फिर none of these. देखिए स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इसको मिला था 1992 में.
Question number 81. The three component of FDI is equity capital, reinvested earnings, intra-company loans या फिर all of the above. तो ये काफी आसान क्वेश्चन है. 3 ऑप्शंस पूछा गया है और एक एक ऑप्शन में दिया गया है. तो ऑब्वियसली ऑल दी अबव ही हमारा आंसर होगा क्योंकि दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ FDI. आप इक्विटी कैपिटल के थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप री इन्वेस्टेड अर्निंग्स. मान लीजिए आपका यूएस में एक कंपनी है और इंडिया में आपका ब्रांच है, ठीक है. तो इंडिया में जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, वो आप इंडिया के बिजनेस में अगर री इन्वेस्ट करना चाहते हो ताकि इंडिया के बिजनेस बढ़े, तो इस तरह से भी आप FDI कर सकते हो. एंड इंट्रा कंपनी लोन होता है कि यूएस का जैसे आपके पेरेंट कंपनी हो गया या आपका सब्सिडरी हो गया इंडिया का, राइट. तो अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का लोन देता है तो इस तरह से भी आप FDI कर सकते हो. ये भी FDI ही माना जाएगा, ठीक है. So all of these three are components of FDI. Question number 82. Which of the following tariff is charged on imports on most favored nation basis? Bound tariff, applied tariff, prohibitive tariff या फिर none of these. देखिए जो मोस्ट फेवर्ड नेशन पे एक्चुअल रेट लगाया जाता है, एक्चुअल टैरिफ जो लगाया जाता है उसे हम अप्लाइड टैरिफ कहते हैं. तो हमारा आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 83. मनी कॉस्ट इज कंसिडर्ड बाय मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, न्यू ट्रेड थ्योरी या फिर नन ऑफ दिस. देखिए मनी कॉस्ट कंसिडर किया जाता है मॉडर्न ट्रेड थ्योरी में. मनी कॉस्ट होता है कि जो कॉस्ट आपको लगता है प्रोडक्शन एंड ट्रेड करते हुए, ठीक है. अब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते हैं या लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कंसिडर करते हैं और मॉडर्न थ्योरी में हम मनी कॉस्ट कंसिडर करते हैं. सो आंसर इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड. क्वेश्चन नंबर 84. First mover advantage theory is related to absolute advantage theory, comparative cost advantage theory, new trade theory या फिर none of these. देखिए आंसर है सी, न्यू ट्रेड थ्योरी. फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है कि आप किसी भी एक न्यू मार्केट है जो किसी ने अभी तक टैप नहीं किया, ठीक है. तो अगर आप पहले इंसान हो जिसने वो टैप किया तो आपके पास हमेशा ये एडवांटेज रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स. यही फर्स्ट मूवर एडवांटेज थ्योरी की सिद्धांत है एंड इट इज रिलेटेड टू योर न्यू ट्रेड थ्योरी. देखिए ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज थ्योरी का तो कोई जिक्र ही नहीं है आपके सिलेबस में. तो इंस्टीट्यूट ने कहाँ से ये क्वेश्चन लेके आया पता नहीं. कभी कभार इंस्टीट्यूट क्या करता है कि कोई डिफरेंट कोर्स का क्वेश्चन पेपर लेके वही मॉक टेस्ट में डाल देता है. तो आई थिंक ऐसा ही किया है यहाँ पे क्योंकि ये आपकी बुक में जिक्र नहीं है इस थ्योरी का कहीं भी. तो चलिए मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. द रिवर्स रेपो रेट इज RBI borrows from government, commercial bank lends money to RBI, commercial bank rediscounts the bill of exchange with RBI या फिर none of these. देखो रेपो रेट में तो क्या होता है कि कमर्शियल बैंक RBI से बोरो करती है, लेकिन रिवर्स रेपो में बिल्कुल उल्टा होता है, RBI कमर्शियल बैंक से बोरो करता है, राइट. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कमर्शियल बैंक lend money to RBI. Question number 86. Under which union they have or follow a common monetary policy and fiscal policy? Economic union, custom union, common market या फिर none of these. देखिए इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन, ये क्या होता है कि ये यूनियन बनाया होता है कुछ कंट्रीज ने. कस्टम यूनियन में क्या होता है कि आप ट्रेड बैरियर्स जो है वो हटा देते हो जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उन. अब इकोनॉमिक यूनियन थोड़ा ज्यादा ब्रॉड होता है कस्टम यूनियन से. इकोनॉमिक यूनियन में आप क्या करते हो कि आप करेंसी भी सेम यूज करते हो, ट्रेड बैरियर तो आपने हटा ही दिया, उसके अलावा आप सेम करेंसी यूज करते हो एंड आपने जो मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज है सारी कंट्रीज की वो भी आप सिंक कर देते हो ताकि किसी की भी पॉलिसी से कोई भी अफेक्ट ना हो, ठीक है. तो एक कॉमन फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी यहाँ पे बनाने की कोशिश की जाती है. तो हमारा आंसर होगा इकोनॉमिक यूनियन. देखिए अगेन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर दिया है जो कि इनकरेक्ट है. कस्टम यूनियन में आपके ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस हो जाता है, लेकिन फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी का जो मर्जिंग होता है वो इकोनॉमिक यूनियन में होता है, ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 87. द WTO comprises majorly developed countries, underdeveloped countries, डेवलपिंग कंट्रीज या फिर नॉन ऑफ दिस. देखिए ज्यादातर WTO के मेंबर्स डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 88. मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैश रिजर्व रेशियो, मॉनिटरी बेस, करेंसी डिपॉजिट रेशियो या फिर मनी मल्टीप्लायर. देखिए जो मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई है
उसमें हमने ये पढ़ा था कि देयर आर 3 फैक्टर्स जो मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? कैश रिजर्व रेशियो, मॉनेटरी बेस एंड करेंसी डिपॉजिट रेशियो। और ये तीनों में से भी जो कैश रिजर्व रेशियो एंड करेंसी डिपॉजिट रेशियो है, दीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू मनी सप्लाई, एंड जो हमारा मॉनेटरी बेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन बी। देखिए, अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मनी मल्टीप्लायर भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मनी सप्लाई से, जो कि करेक्ट है। देखिए, मनी मल्टीप्लायर अगर इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई भी इंक्रीज होता है, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस सी पॉइंट है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट हमसे ये आंसर तो यहाँ पे नहीं मांग रहा, ये हमें पूछ रहा है कि ये तीनों रेशियोज में से, क्योंकि ये तीनों ही डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई है, ठीक है? ये मनी मल्टीप्लायर तो एक अप्रोच है। देखिए, ये तीनों जो रेशियोज है ना, ये मनी मल्टीप्लायर को भी अफेक्ट करते हैं एंड सब्सिक्वेंटली मनी सप्लाई अफेक्ट होता है। पहले मनी मल्टीप्लायर को ही अफेक्ट करते हैं ये, ठीक है? तो जो मॉनेटरी बेस है, ये मॉनेटरी मल्टीप्लायर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ना, वो ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी तो देखिए एक बहुत ही ऑब्वियस आंसर है कि मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई तो हमेशा साथ में ही चलते हैं, ठीक है? तो हम ऑप्शन बी को ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माने। क्वेश्चन नंबर 89, रिजर्व मनी इज सप्लाइड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। रिजर्व मनी यानी कि हमारा जो मॉनेटरी बेस है या फिर हाई पावर्ड मनी करेंसी जिसे हम कहते हैं, वो कौन सप्लाई करता है? वो हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 90, अ फर्म मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन अनरिलेटेड बिजनेस, देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट, कॉन्ग्लोमेरेट या फिर नॉन ऑफ दिस। देखिए, अगर आप अनरिलेटेड बिजनेस में करते हो तो वो कॉन्ग्लोमेरेट कहलाता है। हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट होता है कि आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में करो, सेम इंडस्ट्री में करो, जैसे कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दूसरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अक्वायर कर रही है, हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट हो। वर्टिकल इन्वेस्टमेंट होता है कि आप एग्जैक्टली सेम लाइन ऑफ बिजनेस में तो नहीं हो, लेकिन आप विद इन द सेम सप्लाई चेन में। जैसे कि आपने कहा कि आप एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, राइट? अब सपोज आप एक ऑटो सर्विस इंडस्ट्री, ऑटो सर्विसिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, सर्विसिंग लिख देती है, ऑटो सर्विसिंग इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये वर्टिकल इन्वेस्टमेंट हो गया। या फिर आप इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो कार की इंजन बनाते हैं, उनकी इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्ट किया, तो देखिए आप रिलेटेड बिजनेस में, आप सेम सप्लाई चेन में हो, राइट? ऑटोमोबाइल जो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होते हैं, वो इंजन खरीदते हैं, राइट? तो ये एक सप्लाई चेन का ही इसका पार्ट है। सिमिलरली जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो ऑटो सर्विसिंग या ऑटो डीलरशिप, राइट, इनको अपना कार्स बेचते हैं और ये जो डीलरशिप है ये फाइनली कस्टमर्स को बेचते हैं, राइट? तो अगेन ये इसके सप्लाई चेन के अंदर ही आता है। तो अगर आप इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका वर्टिकल इन्वेस्टमेंट हो गया। और अगर कंप्लीटली अनरिलेटेड, जैसे कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने कोई लेट्स से कोई फूड या बेवरेज इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर लिया, तो बिल्कुल अनरिलेटेड, राइट? तो वो होता है आपका कॉन्ग्लोमेरेट। क्वेश्चन नंबर 91, gross value method is employed in India to avoid double counting, to avoid the impact of inflation, to capture the consumption level या to calculate exports। देखिए, gross value added method हम इसलिए यूज करते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो, हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा सके एंड ओनली जो फाइनल वैल्यू एडेड है हम उसी को कैलकुलेट कर सके, राइट? सो हमारा आंसर है टू अवॉइड डबल। क्वेश्चन नंबर 92, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड once in 45 days, once in 3 months, once in fortnight या once in a month। देखिए, यूजुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स once in a month कैलकुलेट किया जाता है, ये देखने के लिए कि चीजों की जो सामान की प्राइस है उसमें कितनी ऊपर नीचे हो रही है, इसके लिए ये कैलकुलेट होता है, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द कॉस्ट लाइन इज ए अबव द आइसोक्वांट, कटिंग द आइसोक्वांट, टेंजेंट टू द आइसोक्वांट या नन ऑफ दिस। देखिए, ये भी मॉक टेस्ट 1 में आया, सीरीज 1 में भी आया था, राइट? और हमें इसका आंसर पता है कि प्रोड्यूसर कहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, व्हेन इट इज टेंजेंट टू द आइसोक्वांट, राइट? व्हेन द कॉस्ट लाइंस आर टेंजेंट टू द आइसोक्वांट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 94, ब्रेक इवन पॉइंट्स ऑकर व्हेन y इज इक्वल्स टू s, यानी कि आपकी जो नेशनल इनकम है इट इज इक्वल्स टू सेविंग, व्हेन योर सेविंग इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन योर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, या फिर बोथ बी एंड सी।
देखिए हमारा आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। ब्रेक इवन पॉइंट हम उसको कहते हैं जहाँ पे आपका नेशनल इनकम कंजम्पशन के बराबर हो। तो इसका ये मतलब है कि आपका यहाँ पे कुछ भी सेविंग नहीं है, तो सेविंग आपका 0। ठीक, तो बी एंड सी दोनों ही करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 95, डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। देखिए डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गया है एग्रीगेट सप्लाई से, इसे हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है, जो आपकी प्राइस है ना ये नीचे की तरफ चली जाती है, बिकॉज योर डिमांड इज लोअर। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। ऐसे प्राइस का कम होना डिफ्लेशन होता है, राइट। एंड इस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। बेसिकली जो आपका आउटपुट है, राइट, जो आपका एक्चुअल आउटपुट है यहाँ पे, इट इज लेस देन योर पोटेंशियल पुट, और ये गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब क्यों एक्चुअल आउटपुट कम है, क्योंकि डिमांड ही कम है, इसलिए एक्चुअल आउटपुट कम है। क्वेश्चन नंबर 96, which of the following is not a variable in the index of leading indicators? तो हमें इनमें से कौन सा लीडिंग इंडिकेटर नहीं है वो पता लगा। ए, प्राइम रेट। देखिए प्राइम रेट क्या होता है, इट इज बेसिकली द इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करती है टू इट्स बेस्ट कस्टमर्स, यानी कि ये थोड़ा सा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब प्राइम रेट के केस में क्या होता है ना, अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो प्राइम रेट भी इंक्रीज होती है, अगर इकोनॉमी बुरी कर रही है तो प्राइम रेट डिक्रीज होती है। लेकिन ये तभी चेंज होता है जब इकोनॉमी चेंज होता है, ठीक है, यानी कि ये इकोनॉमी के बाद चेंज होता है। सो इट इज नॉट लीडिंग, इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर। तो हमारा आंसर एक ही होना चाहिए। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। न्यू बिल्डिंग परमिट्स, देखिए न्यू बिल्डिंग परमिट्स तो आपको पता है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि हमें परमिट मिल गई मतलब फ्यूचर में हम न्यू बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो ये फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी की हमें संकेत दे रही है। अब डिले डिलीवरीज क्या है, डिले डिलीवरीज भी एक लीडिंग इंडिकेटर है। देखिए डिले डिलीवरीज क्या होता है कि आपने कुछ चीज मंगाया लेकिन वो टाइम के आपको डिलीवर नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि शायद रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, या फिर सप्लाई चेन में कुछ गड़बड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला, ठीक है, तो कुछ लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में गड़बड़ी है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन डिले डिलीवरीज हमें इंडिकेट करता है कि कुछ तो गड़बड़ है इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता तो डिलीवरी डिले नहीं होती, टाइम पे आ जाती, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और फ्यूचर में शायद इकोनॉमी में कुछ कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन आने वाली है। तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये लीडिंग इंडिकेटर है क्योंकि फ्यूचर की रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमें बताती है। तो दोनों ही लीडिंग इंडिकेटर्स है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, प्राइम रेट। क्वेश्चन नंबर 97, dirty floating is related to A, flexible system of exchange rate, B, fixed system of exchange rate, C, either of these या फिर D, none of these। देखिए dirty floating रिलेटेड होता है flexible system से। dirty floating यानी कि managed floating। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में फ्लोट एक्सचेंज रेट डिसाइड होने को दिया जाता है, लेकिन कभी कभार यहाँ पे गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इंटरवीन करने की जरूरत है। तो ऐसे सिस्टम को हम फ्लोटिंग सिस्टम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। सो आंसर इज यहाँ पे ए, इट इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जो या तो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है उसे इंक्रीज करती है या फिर गवर्नमेंट की जो एसेट है उसे डिक्रीज करती है। अब इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीट है? रिकवरी ऑफ लोन्स। देखिए रिकवरी ऑफ लोन्स यानी कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया होगा, राइट, और वो अब उसने वापस रिकवर कर लिया। तो जब गवर्नमेंट किसी को लोन देता है तो गवर्नमेंट के लिए एसेट होती है, राइट, और जब वो रिकवर करता है यानी कि उसकी एसेट कम हो गई, तो हाँ ये एक कैपिटल रिसीट है। डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए अगेन जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया होगा तो वो गवर्नमेंट की एसेट हो गई, राइट, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट को बेच रहा है और डिसइन्वेस्ट कर रहा है तो यानी गवर्नमेंट की एसेट अगेन यहाँ पे कम हो गई है। सो दिस इज ऑल्सो कैपिटल रिसीट। बोरोइंग, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसीट। तो तीनों ही कैपिटल रिसीट है, तो हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 99, ऑन द बेसिस ऑफ
volume of business, the market can be classified as wholesale market, retail market, both A and B या फिर none of these. देखिए वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस में हम मार्केट को होलसेल एंड रिटेल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. होलसेल में आप बल्क में खरीदते हो, राइट. रिटेल में आप थोड़े स्मॉल क्वांटिटीज में जो एंड कंज्यूमर्स होते हैं वो खरीदते हैं. होलसेल मार्केट से जनरली बिजनेस ही खरीदते हैं, तो ये बिजनेस टू बिजनेस मार्केट होता है. सो हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 100. Which of the following cost curve is never U-shaped? Average fixed cost curve, average cost curve, marginal cost curve या फिर none of these. देखिए एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ये तो यू शेप होते हैं, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ये कभी भी यू शेप नहीं होता, क्योंकि जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना ये हमेशा ही डिक्रीज करता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है आपका फिक्स है, राइट. तो फिक्स कॉस्ट में अगर आप नंबर ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगा. लेकिन जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करोगे आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ये तो कम कम होता जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे फिक्स्ड है, राइट. तो इसी वजह से एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग कर्व, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड नेवर अ यू शेप्ड कर्व. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. सो विद दिस वी फिनिश द मॉक टेस्ट सीरीज 2. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट. एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून. तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.